हेलो साथियों, नमस्कार। तो हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का इतिहास, और भारत का इतिहास में जो हम पढ़ रहे हैं साथियों, तो प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं पाषाण काल। अब देखिए, जब इतिहास शुरू ही होता है तो उसका जो सबसे पहला स्टेज आता है वो पाषाण काल का ही आता है। तो हमने पाषाण काल देखा, पाषाण काल के बारे में पढ़ा। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, पाषाण काल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। अब पूरा पाषाण काल को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, फिर हमने जाना कि पाषाण कालीन, जो पूरा पाषाण कालीन युगीन थे उपकरण, उसमें कौन कौन से उपकरण यूज किए गए थे पूरा पाषाण काल में, हमने वो सारी चीजें जान ली। चॉपर, चॉपिंग पेबल, हैंड एक्स, क्लेवर, ब्लेड, बोर, पॉइंट्स, ये सारी चीजें हमने जान ली। ठीक। अब उसके बाद जो अगला टॉपिक हमारा आता है, पूरा पाषाण युगीन मानव का जीवन कैसा था, मतलब उसका जीवन यापन कैसे चलता था। तो ये सारी चीजें अब हम नेक्स्ट इस टॉपिक में जानने वाले हैं, क्योंकि हमने वो सारी चीजें जान ली। देखिए, एक मोटे मोटे तौर पे आपको पाषाण काल की थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। आप जब भी कहीं बैठे तो आपको थोड़ा बहुत ज्ञान हो कि जब मतलब आदि मानव था तो वो अपना जीवन कैसे यापन करता था। ये सारी चीजों की थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग। उसी के लिए हम लाए हैं ये वीडियो साथियों। तो हम लोग बात करेंगे आज जीवन यापन पूरा पाषाण युगीन मानव कैसे करता था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो पूरा पाषाण काल था इसका संबंध हिम युग से लगाया जाता था। हिम युग मतलब आइस एज। जब आइस एज था, इसका मतलब इस समय जो धरती का टेम्परेचर था काफी ज्यादा ठंडा होता था, तभी नाम ही है इसका आइस एज, हिम युग दिया गया है। अब इस दौर में कहा जाए तो आग, कृषि और पशुपालन की जानकारी आदि मानव को नहीं थी। मतलब न तो उसने आग का आविष्कार किया था, कृषि का भी आविष्कार नहीं किया था, और नहीं पशुपालन, ये सारी चीजें वो बिल्कुल नहीं था। अब इसका रीजन क्या था? क्योंकि मौसम ठंडा था, तो जाहिर सी बात है इन सारी चीजों से अभी बहुत दूर था मानव। ये हम बात कर रहे हैं पूरा पाषाण काल की। ठीक है, उसके बाद जब मानव की आजीविका पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर ही कहा जा सकता है, जो मानव था पूरा पाषाण काल का, वो पूरी तरीके से प्रकृति पर निर्भर रहता था, जिसमें वो शिकार करता था, और कंदमूल फल मानव के प्रमुख आहार माने जा सकते हैं। ठीक है, तो वो शिकार करेगा जानवरों का और साथ ही साथ कंदमूल फल भी खा रहा होगा, तो ये आप कह सकते हैं। और दूसरे शब्दों में मानव केवल उपभोक्ता था, न कि उत्पादक था। जाहिर सी बात है, जब वो खाली किसी पे डिपेंड है, मतलब पूरे तरीके से निर्भर है, तो वो सिर्फ उपभोक्ता कहलाएगा, उत्पादक नहीं कहलाएगा। उत्पादक तब तक नहीं कहलाएगा जब तक उसने खुद प्रोड्यूस नहीं किया। प्रोड्यूस मतलब अगर वो एग्रीकल्चर करना, खेती करना सीख जाता, तो जो मानव समाज होता उसे हम क्या कह सकते थे? उत्पादक कह सकते थे। लेकिन वो इस समय खेती नहीं कर रहा था, कृषि से उसका कोई संबंध था नहीं, तो एक तरीके से पूरा क्या था साथियों, वो उपभोक्ता था, और वो भी क्या? शिकार और कंदमूल फल। ठीक है, अब कहा जाता था कि जो ज्यादातर जब शिकार करेगा तो वो कच्चे मांस का सेवन करेगा। अब इसका रीजन क्या है? क्योंकि आग की खोज हुई नहीं थी, तो वो कच्चे मांस ही खा के अपना पूरा वो करता था, प्लस कंदमूल फल भी कच्चा ही खाएगा। और आई थिंक शायद पकाया भी नहीं जाता इसको, तो फिलहाल कच्चा ही खाता था। और दूसरे शब्दों में बात करें तो इस दौर में जो थे अपेक्षाकृत विशालकाय पशु हुआ करते थे। मतलब जो अब आइस एज चल रहा था तो उसमें काफी बड़े बड़े जानवर आपको देखने को मिल जाते हैं। अब ऐसा भी नहीं था कि आप डायनासोर की बात करें, डायनासोर बहुत पहले खत्म हो चुके थे। मतलब जब मानव का शुरुआत हुआ तो उससे पहले हजारों साल पहले डायनासोर का खात्मा हो चुका था धरती से। तो याद रखना है, तो विशालकाय मतलब आप डायनासोर की तुलना नहीं करने वाले हैं। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो जो बोला गया कि विशालकाय पशु थे अपेक्षाकृत, मतलब जो आज के टाइम पीरियड में देखते हो उससे ज्यादा बड़े मतलब पशु हुआ करते थे। ठीक है, और उनके बड़े खुर हुआ करते थे, और साथ ही साथ बड़े बड़े बाल हुआ करते थे। अब देखिए, बड़े बड़े बाल होने का रीजन ये है कि जब आप ठंडे प्रदेश के जानवरों को देखते हैं, चाहे आज के ही टाइम में देखेंगे, तो जो जानवर ठंडे प्रदेश में पाए जाते हैं तो उनके जो बॉडी पे, शरीर पे जो बाल होते हैं वो बड़े होते हैं और मोटे होते हैं, ताकि क्या हो जाए, उनके जो बॉडी को टेम्परेचर बैलेंस करने के लिए है ना, तो एक तरीके का ब्लैंकेट का काम जो करता है वो बाल वगैरह जो होते हैं वो करते हैं। तो यही वजह है कि बड़े बड़े बाल वाले पशु आपको ज्यादातर कहाँ देखने को मिलते हैं? ठंडे प्रदेशों में देखने को मिल जाते हैं, आज भी कंपेयर कर सकते हैं। तो
जब मौसम ठंडा था तो बड़े बड़े बाल वाले पशु आपको मिल जाएंगे। आज के टाइम से ज्यादा विशाल जानवर आपको देखने को मिलते थे। कब की बात कर रहे हैं? पूरा पाषाण युगीन की बात कर रहे हैं। मानव को आग का ज्ञान बिल्कुल नहीं था, अतः वो भोजन क्या करता था? कच्चा खाता था, पकाकर बिल्कुल नहीं खाता था, वो कच्चे मांस का सेवन करता था। और हिम युग चल रहा था, अब आइस एज था, मौसम ठंडा था, तो जो उनका भोजन था वो लंबे समय तक सुरक्षित रहता था। ये खास बात है, लंबे समय तक सुरक्षित रहता था मतलब जैसे आज का आप देखेंगे तो भोजन खराब हो जाता है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि मौसम अब थोड़ा क्या है, काफी गर्म हो चुका है। लेकिन आइस एज में मौसम काफी ठंडा था और ठंडे प्रदेशों में जो आप भोजन सामग्री, खाद्य सामग्री होती है वो ज्यादा दिन तक चलती है। फॉर एग्जाम्पल आज आप देखते हैं जो भी आप खाना पकाते हैं उसको सुरक्षित रखने के लिए आप फ्रिज में रख देते हैं, और फ्रिज का क्या होता है? ऑलरेडी टेम्परेचर कम होता है, और यही वजह है कि आपका भोजन खराब ना होके कुछ दिन तक और चल जाता है, मतलब कुछ घंटे तक चल जाता है। सेम सोचिए अगर वही आप बाहर जब टेम्परेचर ऐसा हो तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? जो आपका खाना होगा वो खराब होने के चांसेस कम होंगे। और अब आप नॉर्मल कंपेयर कर सकते हैं, गर्मी में आप भोजन देखिए और ठंड में आप भोजन देखिए। जो गर्मी के भोजन का जो टाइम पीरियड है वो काफी कम होता है, वो जल्दी ही खराब हो जाता है। लेकिन ठंड वाला आप देखेंगे तो वो ज्यादा दिनों तक चलता है, आप इससे कंपेयर कर सकते हैं। और आप एक रीजन और बता सकते हैं जो जीवन यापन में, कि इस काल में उपकरण में परिवर्तन मानव के द्वारा बदलते हुए परिवेश के साथ सामंजस्य बैठाने से हुआ। मतलब जैसे जैसे काल में क्या हुआ, आप परिवर्तन जो देखते हैं तो वो मानव क्या कर रहा है? अपने परिवेश के साथ जैसे जैसे आपने आपको ढालता जा रहा है तो उसके उपकरण भी बदलते जा रहे हैं। ये खास बात है, मतलब जैसे उसने अपने आप को ढाला उस परिवेश में, फिर उसके बाद उसने अपने उपकरण में परिवर्तन किए। और जब उपकरण में परिवर्तन हो रहा है तो इसका मतलब क्या बता रहा है? कि उसका बौद्धिक विकास भी हो रहा है। क्योंकि जब वो आप सोचिए कोई चीज एक नई क्रिएटिविटी लाते हैं तो ये आपके बौद्धिकता में भी तो परिवर्तन लाता है। तो वही सेम चीज हुआ, जब उसके उपकरणों में परिवर्तन हुआ इसका मतलब उसका बौद्धिक विकास भी हुआ और प्रकृति के साथ सामंजस्य भी बैठाया है उसने। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप देखते हैं। तो इस चरण में आप देखेंगे तो बर्तन, कपड़े, कृत्रिम आवास, इन सभी की जानकारी आपको नहीं मिलती है। मतलब ना तो आप बर्तन इस समय देखेंगे तो पूरा पाषाण युगीन में आपको कोई बर्तन वगैरह के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, कपड़े भी नहीं मिलेंगे, और जाहिर सी बात है कपड़े वगैरह कहाँ मिलेगा। और कृत्रिम आवास मतलब उस तरीके आज के टाइम जैसी परमानेंट स्थायी घर नहीं हुआ करते थे। तो मतलब जो मानव था उसकी निर्भरता पत्थरों पर निर्भर थी। अतः मानव का जो निवास स्थान है वो नदी घाटी रहा होगा। क्या रहा होगा? नदी घाटी अथवा पत्थरों के नजदीक रहा होगा। अब नदी घाटी रहेगा तो आसानी से उसे वो सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, जैसे पीने के पानी की व्यवस्था या फिर डेली यूज में जो भी पानी का यूज होता है उसे, तो वो लगभग उसकी पूर्ति होती रहेगी। और साथ ही साथ वहां से जो भी पत्थर वगैरह भी नदी के किनारे आपको छोटे मोटे जैसे चॉपर, चॉपिंग पेबल जैसे जो उपकरण है आपको तो वहां आसानी से मिल जाते थे। या फिर किसी पहाड़ी के भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि खाली नदी के किनारे, हाँ पहाड़ियों पे भी हो सकता है। अगर हम पूरा पाषाण काल का जो भौगोलिक वितरण देखते हैं तो आप देखते हैं पाकिस्तान का जो सोहन नदी घाटी का क्षेत्र हो गया, कश्मीर में पहलगांव का क्षेत्र हो गया, वही उत्तर प्रदेश में आप देखते हैं तो बेलन नदी घाटी। बेलन नदी घाटी मतलब प्रयागराज से मिर्जापुर का जो क्षेत्र है वहां पे आपको पूरा पाषाण कालीन बस्तियां देखने को मिल जाती हैं। और मध्य प्रदेश में देखते हैं तो आप नर्मदा नदी घाटी और भीमबेटका की गुफा जो है, और तमिलनाडु में कुरनूल आपको देखने को मिलता है। वहीं कर्नाटक में हुंसगी है। क्या है? कर्नाटक में हुंसगी। और वहीं उड़ीसा की बात करें तो कुलियाना है। तो उड़ीसा मतलब कुलियाना, कर्नाटक हुंसगी, तमिलनाडु कुरनूल, और मध्य प्रदेश नर्मदा नदी घाटी और भीमबेटका, उत्तर प्रदेश का बेलन नदी घाटी क्षेत्र। ये सभी के सभी आपको पूरा पाषाण कालीन स्थल देखने को मिल जाते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।